हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जो हम लोग वीडियो लाए हैं आप लोगों के लिए, जैसा कि हमने बहुत से वीडियो अपलोड किए हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो पराशरण के ऊपर होगा, ठीक है। पराशरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है कि पराशरण क्या है, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लें, पराशरण। पराशरण को इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। तो पराशरण क्या है? अब देखो, पराशरण एक ऐसा टॉपिक है जो हम लोगों के दैनिक जीवन में भी यूज होता है, लेकिन हमें लोगों को मालूम नहीं है कहाँ पर पराशरण, किस टाइप का पराशरण हो रहा है। क्लियर? तो सारी बातें आप लोगों को समझाएंगे इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो देखें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। तो पराशरण यानी कि ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, क्या ऑस्मोसिस होती है, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो देखो बेटा, ऐसा होता है, पराशरण पढ़ने के लिए आपको चाहिए होगा, मतलब आपको इससे पहले पढ़ना होगा अर्धपारगम झिल्लियाँ। क्या पढ़ना होगा? अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी कि अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। तो अर्धपारगम झिल्लियाँ क्या होती हैं? ऐसी झिल्लियाँ जो अपने में से विलायक किरणों को आने जाने दें, अर्थात विलायक किरणों को आर पार कर दें, और विलेय किरणों को आर पार ना करें, अर्थात विलेय किरणों को रोक लें। ऐसी झिल्लियों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम झिल्लियाँ कहते हैं। अब अर्धपारगम झिल्ली क्या होगी? जैसे अर्धपारगम झिल्लियाँ प्राकृतिक भी हो सकती हैं और कृत्रिम भी हो सकती हैं। प्राकृतिक का मतलब है नेचुरल, ठीक है, और कृत्रिम का मतलब होगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल इन द सेंस किसी वैज्ञानिक ने, यानी कि मानव निर्मित, यानी आप कह सकते हो मेन मेड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो मतलब एक बार आप फिर से सुने, वे झिल्लियाँ जो मतलब बिलियन में से विलायक किरणों को आर पार जाने दें, विलेय किरणों को नहीं, ऐसी झिल्लियाँ अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। जैसे बकरे का आमाशय, बकरे का आमाशय कैसा हो जाएगा? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य करता है। अंडे की झिल्ली, अंडे की झिल्ली कैसी होगी? प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है, ठीक है। अंगूर और आपकी किशमिश, अंगूर और किशमिश की जो केस की झिल्ली होती है वे भी आपकी अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। ये आप लोगों की प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्लियाँ हैं। अब बात करते हैं कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली की। तो कापर फेरो साइनाइड की जो झिल्ली होती है, कापर फेरो साइनाइड की जो झिल्ली होती है, ये आपकी मेन मेड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, या आपका यानी कि आप कह सकते हैं अर्धपारगम झिल्ली। कौन सी? कापर फेरो साइनाइड। इसे ड्रॉप नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, ठीक है। तो सेमी परमेबल मतलब मुझे आशा है कि आप लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन समझ गए होंगे, क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो अब हम बात करते हैं अपने ऑस्मोसिस, जो हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस में देखे तो क्या होता है, जैसे मान लिया बिलियन है, ठीक है। क्या है? बिलियन। बिलियन को हम लोग इंग्लिश में आप जानते हैं सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं। तो बिलियन दो टाइप का हो सकता है सांद्रता के आधार पर। एक होगा तनु विलियन और दूसरा होगा सांद्र विलयन, ठीक है। तन विलयन और सांद्र विलयन। जो तन विलयन होगा, अब तनु विलयन और सांद्र विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलायक ज्यादा है विलेय से, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय से ज्यादा है उसे तनु विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से ज्यादा है उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लिया ये दोनों विलयन है, ठीक है, ये दोनों विलयन है। इन दोनों विलयनों को अगर किसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा अलग कर दिया जाए, तो इसमें से जो विलायक होगा, विलयन में भैया विलायक और विलेय दोनों होते हैं, तो इसमें जो विलायक होगा वो इसमें आने लगेगा। यही हमारी जो कॉन्सेप्ट है, वही हमारी ऑस्मोसिस कहलाती है। तो चलो डायग्राम के साथ समझते हैं। तो जैसे हमने मान लिया एक पात्र लिया, ठीक है, क्या ले लिया? एक पात्र ले लिया। अब मान लिया पात्र कह लो या इसे आप बीकर कह लो। क्या ले लिया? बीकर, ठीक। इसमें हमने क्या लगा दी? इसमें हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक। तो ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब अर्धपारगम झिल्ली। ठीक, इसमें हमने एक सॉल्यूशन भरा ए और इसमें एक सॉल्यूशन भरा बी। क्लियर? इस सॉल्यूशन की सांद्रता है ज़्यादा, अर्थात ये आप कह सकते हो इस साइड में भरा है हमने सांद्र विलयन। ठीक, और ए वाली साइड में हमने ले रखा है तन विलयन। तन विलयन, इसमें हमने विलयन भर रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? पूरी आशा है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो हमने 2 विलयन ले लिए, एक बीकर है, बीकर में हमने दोनों विलयनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया। ओके, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? विलायक के, याद रखना, विलायक के अणुओं को आने जाने देगी लेकिन विलेय के अणुओं को रोक लेगी। ठीक, तो इसकी मतलब ये तन विलयन है तो भैया इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी या कम? तो आप जानते हैं इसकी सांद्रता होगी कम, और इसकी सांद्रता होगी अधिक। ऐसी होगी, इसकी सांद्रता होगी अधिक। तो देखो परिभाषा समझे आप पहले। परिभाषा में क्या बताया जाता है कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को, ठीक है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से, कम सांद्रता वाला विलयन का मतलब क्या हो गया? तनु विलयन, से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, बोले तो सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का जाना ही परासरण कहलाता है। क्लियर? फिर से समझे एक बार, क्या बताया गया कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है, पृथक किया जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से यानी कि तन विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्थात सांद्र विलयन की ओर विलायक किरणों का जाना परासरण कहलाता है। ये क्रिया तब, अब देखो इसमें हमने क्या लिया, इसमें हमने तन विलयन लिया, इस साइड में सांद्र विलयन लिया, दोनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा हमने क्या कर लिया, सेपरेट। तो थोड़ा वीडियो कट हो गया था, ठीक है, तो यहाँ से एक बार फिर से समझे कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को सेपरेट करते हैं अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा तो तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर यानी कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु जाने लगते हैं। यानी कि इस विलयन की सांद्रता कम है तो इस साइड से क्या होगा, विलायक के अणु सांद्र वाले विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा आने लगेंगे। और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि दोनों विलयनों की यानी कि इस साइड विलयन जो ए भरा है, इस साइड जो विलयन बी भरा है, ए एंड बी की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं, ए और बी की सांद्रताएं बराबर ना हो जाएं, तब तक ये मतलब ऑस्मोसिस यानी परासरण की क्रिया चलती रहेगी। अब देखो होता क्या है, इस साइड में तन विलयन है तो यहाँ पर विलायक ज़्यादा होगा, इस साइड में विलायक ज़्यादा होगा, इस साइड में सांद्र विलयन है तो विलायक कम होगा, तो यहाँ से विलायक के अणु इसमें आने लगेंगे। अब जब इसमें विलायक के अणु आएगा तो इसमें विलायक के अणुओं की मात्रा बढ़ जाएगी और इसमें विलायक के अणुओं की मात्रा घट जाएगी। तो दोनों विलयनों की सांद्रता जब इक्वल हो जाती है तो परासरण की क्रिया रुक जाती है। ये हमारी थी परासरण क्रिया, ठीक है। तो क्या बताया गया कि जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं, ठीक है। तो ये आप बना लें, ये साइड में हमने लिखा था सांद्र विलयन, ये आप डायग्राम देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे बना सकते हैं। तो अब चलिए ऑस्मोसिस के थोड़ा प्रकार देख लें थोड़ा, ठीक है। अब ऑस्मोसिस के प्रकार देखेंगे, क्या देखेंगे, प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो प्रकार की होती है, अंतः परासरण एंड बाह्य परासरण, ठीक है। अंतः परासरण और दूसरा होता है बाह्य परासरण। अंतः परासरण को हम लोग बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस और बाह्य परासरण को हम लोग बोलते हैं एक्सऑस्मोसिस। अब एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस क्या होती है, ये ऑस्मोसिस के टाइप्स हैं, ठीक है। ये ऑस्मोसिस के क्या है, टाइप्स। तो अब हम लोग मतलब ये दो टाइप की होती है। अब हम लोग देखते हैं
कि जो एक्स ऑस्मोसिस होती, सॉरी एंड ऑस्मोसिस होती है वो क्या होती है। देखते हैं, इसे हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। मतलब जब अब ऐसे आप परिभाषा के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि पराशरण तो क्या होता है, तो आप जान चुके हैं। अंतः पराशरण मतलब जब पराशरण की क्रिया किसी पदार्थ के अंदर होगी, अर्थात आप कह सकते हैं कि जब विलायक के पार्टिकल किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं उसे हम लोग अंतः पराशरण यानी कि एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। जैसे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। मान लिया हमने एक बी पात्र ले लिया, ठीक है, हमने क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया, और इस पात्र में हमने क्या डाला, ये इस पात्र में हमने जल ले लिया, ठीक है। क्या है इसमें बेटा, इसमें है जल, और इसमें हमने कुछ किशमिश डाल दी। क्या डाल दी, किशमिश। ये क्या है बेटा, ये है किशमिश, ठीक। कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम, क्या होगा, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद क्या होता है कि जो किशमिश होती है वो फूल जाती है। किशमिश जो होती है वो फूल जाती है। ये क्या हो जाएगी, फूली किशमिश, फूली किशमिश, ठीक। अब देखो क्या किया, क्या किया गया, एक पात्र है, पात्र में जल लिया, जल में कुछ किशमिश डाल दिए। कुछ समय बाद, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद किशमिश क्या होती है, फूल जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का अंतः पराशरण हो रहा है। देखो कैसे हो रहा है। अब आपने किशमिश देखी हुई होंगी और किशमिश खाई भी होंगी, ठीक है। तो पात्र है, पात्र में आपने जल लिया। आप पराशरण के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं। पराशरण क्या होता है, पराशरण में आपको बताया गया कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणुओं को जाना ही पराशरण कहलाता है। तो देखो पात्र है, पात्र में किशमिश है, ठीक है। तो पात्र में किशमिश और पात्र में क्या है, जल है, यानी कि पात्र में जल और जल के अंदर किशमिश, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अब जो जल है, अच्छा किशमिश आपने थोड़ा अवलोकन करके खाया होगा, मतलब आई मीन हम कह सकते हैं चीड़ फाड़ के किशमिश को आपने देखा होगा। तो जब आप चीड़ फाड़ कर किशमिश देखते हैं तो उसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है, चिपचिपा सा, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक लिक्विड पदार्थ भरा होता है चिपचिपा से, अर्थात वो भी एक प्रकार का क्या है, द्रव है। अब पात्र के अंदर क्या है, जल है, जल भी क्या है, एक द्रव है, द्रव यानी कि एक विलायक है, ठीक है। तो किशमिश के अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसकी सांद्रता पात्र में भरे जल की अपेक्षा अधिक है, पात्र में भरे जल की अपेक्षा अधिक है। यानी कि जो किशमिश के अंदर का जो तरल पदार्थ है उसकी सांद्रता अधिक है और पात्र में भरे जल की सांद्रता कम है। इसलिए क्या होगा, किशमिश के अंदर, किशमिश के अंदर जो पात्र वाला जल है वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, किशमिश फूल जाती है। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। क्या बताया गया कि जब पराशरण क्रिया मतलब जब पराशरण में या जब पराशरण क्रिया किसी पदार्थ के अंदर हो, यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं जब विलायक के पार्टिकल किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो उसे हम लोग अंतः पराशरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः पराशरण कहते हैं। जैसे किशमिश मतलब एक जल पात्र लिया, पात्र में जल और उसमें कुछ किशमिश डाल दी, कुछ समय बाद क्या होता है, किशमिश फूल जाती हैं। आप जानते हैं किशमिश के अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा होता है। क्लियर। उस तरल पदार्थ की सांद्रता जल से ज़्यादा होती है, इसलिए जल की सांद्रता कम है तो कम से ज़्यादा की ओर ही विलायक कण जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जल के पार्टिकल किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, फलस्वरूप किशमिश फूल जाती है। ये आपका अंतः पराशरण हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बाह्य पराशरण। क्या पढ़ेंगे, बाह्य पराशरण यानी कि एक्स ऑस्मोसिस पढ़ना है। एक्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, एक्स ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, जैसे हमने एक पात्र, अब देखो एक्स ऑस्मोसिस में क्या बताया जाएगा कि जब विलायक के पार्टिकल पदार्थ से बाहर आ जाए, जब विलायक के पार्टिकल पदार्थ से बाहर आ जाएं तब उसे हम लोग एक्स ऑस्मोसिस यानी कि बाह्य पराशरण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने एक पात्र लिया, ठीक है, ये पात्र है हमारा, और इसमें हमने नमक का घोल ले लिया। ध्यान से देखना, नमक का घोल यानी कि नमक का विलयन ले लिया। इसमें हमने कुछ अंगूर डाल दिए। क्या डाल दिए,
आपकी क्या डाले हैं, अंगूर डाले हैं, ठीक, अंगूर डाल दिए। कुछ समय बाद आप देखते हैं कि इस नमक के पात्र में जो अंगूर हैं वो पिचक जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वो पिचक जाते हैं। ये तो नमक का घोल ही रहेगा, ये क्या हो गया अब, पिचका अंगूर। क्या किया गया, एक पात्र लिया, पात्र में नमक का घोल है, नमक के घोल में कुछ अंगूर है, कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ समय बाद क्या होगा, अंगूर पिचक जाते हैं। क्यों पिचक जाते हैं, क्योंकि इसमें बाह्य परासरण होता है। कैसे होता है समझे, पात्र में क्या है, नमक का घोल है। अब अंगूर के आपने अंगूर भी खाए होंगे, अंगूर को भी चीर फाड़ कर देखा होगा। अंगूर के अंदर भी एक तरल पदार्थ भरा होता है, लेकिन वो नमक के घोल की अपेक्षा उसकी सांद्रता कम होती है। यानी नमक का घोल गाढ़ा है, यानी कि सांद्रता ज्यादा है, और अंगूर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसकी सांद्रता कम है। तो कम है तो अब परासरण में क्या होता है, कम से ज्यादा की ओर, यानी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यानी कि नमक के अंदर मतलब अंगूर के अंदर जो तरल पदार्थ भरा है उसकी सांद्रता पात्र में भरे नमक के घोल से कम होती है। इसीलिए अंगूर का जो तरल पदार्थ होता है वो धीरे धीरे नमक के घोल में आने लगता है, यानी कि अंगूर से जल निकल जाता है, फलस्वरूप अंगूर क्या हो जाता है, पिचक जाता है। इस क्रिया को हम लोग एक्सास्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्या परासरण होता है, क्या परासरण के प्रकार होते हैं, अर्धपारगम क्या झिल्लियाँ होती हैं, तो आप लोगों को समझाया गया है। कोई अगर दिक्कत परेशानी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है। अगर आप वीडियो कायदे से देख रहे हैं, मतलब स्किप करके नहीं देख रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, वो बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल क्रीम होता है। ओके, धन्यवाद।